बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो SDU के एग्ज़ाम का जो प्रपोज़ल है उसकी डेट्स तकरीबन फ़ाइनल हो चुकी हैं। उसके ऊपर और कौन से पेपर होने जा रहे हैं ये भी आपको बताने के लिए जा रहे हैं और कौन से डेज में इंशाल्लाह होंगे। तो आप लोग अपना सीट बेल्ट जो है वो बांध लें, कस लें। ठीक हो गया सर खैरियत से हैं? सर बेहतरीन। लगता है सर्दी आ गई है। सर्दी आ नहीं रही, आ गई है। चलें जी, सर्दी आ रही है जी। हैप्पी विंटर सर। हाँ जी है बिल्कुल। हैप्पी विंटर सीजन। उसकी रीज़न ये है कि हम जहाँ जिस खत्ते में रह रहे हैं कुछ वैसे गर्मी भी ज़्यादा होती है, फिर कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से मतलब हम ज़्यादा सफ़र करते हैं और सर्दी इसमें में। हर बंदा अपना हिस्सा डाल रहा है। हाँ यकीनन हर बंदा का, हम ये इंडिविजुअल्स मतलब ये हमारी एफर्ट है सर्दी को ज़्यादा करने की। हाँ जी। चलें अच्छा जी। सर आफ्टर ऑल जो हाँ जी। SDEO पीरा, हाँ जी। एक तो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी आप वीडियो आपकी लंबी हो जाती है, आपने जो बात बतानी होती है वो मैं पहले ही बता दूं ठीक है। कि एक तो ये है कि SDEO पीरा का जो इम्तिहान है लाइकली टू बी हेल्ड ऑन 14 अगस्त और 14 दिसंबर। अच्छा ठीक है। ठीक है। अब वो 14-15 जो दिसंबर है उस वीक पे ठीक ये है। पेपर होने के कवी इम्कान है। ओके। पहली बात। दूसरी बात कि इसका इंग्लिश ऐसे का और जनरल नॉलेज का पेपर होगा। तो क्या ख्याल है, एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे या 1 बाय 1? जी ज्यादा चांसेस हैं कि एक ही दिन में होंगे, सुबह और शाम। सुबह शाम में। जी। ठीक है, क्योंकि लोगों की काफी तादाद कम हो जाएगी किस वाले से? रिजल्ट आने के बाद। रिजल्ट तो ऑलमोस्ट आने वाला है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, रिजल्ट फिर कब तक आने वाला है? रिजल्ट जैसे कि हमने उस दिन भी वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि मतलब अपने 25 तक हाँ मैंने कहा था 25 तक आ जाएगा, 26 तक मीन इस वीक में आने के कभी इम्कान है। अगर रिजल्ट इस वीक में ना आता ना, अभी लेट होता तो अगली प्लानिंग भी शुरू ना होती तो ये 14-15 तारीख जो है दिसंबर की उसके ऊपर तकरीबन मैं ये बताऊं कि 90+ चांसेस हैं, 90+ % चांसेस हैं कि इन डेट्स पे पेपर हो जाएगा। ओके। और इंग्लिश ऐसे और जीके का एक ही दिन में होने का ये भी मतलब क्योंकि एज पर प्रपोजल मैं आपको बता रहा हूँ ओके। उसमें ये डेट जो है वो डिसाइड की गई है। सही हो गया। तो अब हम आ जाते हैं सर कि अच्छा, उस डेट को और कौन से पेपर पे एक्सपेक्टेड है? अभी मैंने तो SDO का मालूम किया है। ठीक है। मतलब हर बंदा ये प्रायोरिटाइज कर लेते हैं ना आप। अगर किसी के पास 5 मालूमात हैं तो आपने उनमें से कौन सी लेनी होती है। ठीक हो गया। तो मैंने प्रायोरिटाइज किया हुआ था कि ये SDO का पेपर कब होना है। ओके। तो इस वजह से अच्छा सर अब इसी के ऊपर ना SDO की जो हमारी जो 2 अगले पेपर हैं इन दोनों पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए ऐसे वाला और जीके वाला और जीके वाला इन दोनों की प्रिपरेशन के लिए ना एक क्रैश कोर्स होगा हमारा। क्रैश कोर्स ऐसे होगा कि क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस पिछले 2 हफ्ते में अमार अवेलेबल नहीं था। हाँ जी। तो आज उसने फिर कहा है कि मैं मतलब अवेलेबल हूँ अपना बाय दिस थर्सडे। ठीक है। तो एक तो इंग्लिश ऐसे में क्रैश कोर्स जो होगा, इंग्लिश ऐसे भी उसमें कवर करवाया जाएगा और जीके भी कवर करवाया जाएगा। और प्लस ये है कि हम उसी के अंदर मॉक्स भी बहुत ज़्यादा करवा देंगे। तो इसकी जो हमने फीस है वो 4,000 रुपये इन दोनों सब्जेक्ट्स की रखी है। उस वक्त तो 5,000 की बात हो रही थी। नहीं वो उसकी डायरेक्शन थी ना कि 5,000 कर दें। ठीक है। तो वो अब मैंने तो खुद देखना होता है ना, मैं मिनिमम ड्यूज पे रहना चाहता होता हूँ। अलबत्ता हम आपको भी पता है कि मेरे साथ मतलब इंक्लूडिंग यू हमारे साथ बहुत सारे और लोग जुड़े होते हैं। सारे लोग एक कमर्शियल एक्टिविटी होती है तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे हाथ में तो वो सलाम दुआ ही बचती है ना। सही। तो चलें जी। तो इंशाल्लाह ये हमारा एक क्रैश कोर्स होगा जो कि आप इसमें आप करवाएंगे क्या? इसमें सर एक तो ये है कि इंग्लिश ऐसे के कोई मतलब 6-7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे उनके ऊपर ऐसे लिखवाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि हाउ टू राइट एन ऐसे और फिर उनका ऐसे इवेलुएट किया जाएगा। यानी आप स्पेसिफिक टॉपिक कुछ कर लेंगे उसके ऊपर लोगों की ग्रिप करवाएंगे। जी ग्रिप मीन पता ही क्या होता है सर, अगर आपने इम्तिहान से पहले 7-8 टॉपिक्स लिख लिए हैं ना, चाहे वो किसी भी उन्वान के हवाले से हो, वो जो फियर है ना एक इंग्लिश ऐसे लिखने का वो खत्म हो जाता है। फिर ये है कि आपके पास कुछ न कुछ वोकैबुलरी आ जाती है, फिर आपका दिमाग और हाथ दोनों साथ देते हैं, आइडिया आ जाता है। आप चीजों को फिट अगर करना जानते हैं तो उन चीजों को आप उधर रिलेट कर सकते हैं। और इसी में सर हमारा जो जीके का होगा वो भी इंशाल्लाह ऐड होगा।
ठीक है। जनरल नॉलेज का। जीके में सिर्फ मॉक टेस्ट होंगे? नहीं, जीके में क्लासेस भी होंगी राइट नाउ, जैसे आज आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं आज से, ठीक है। इसी तरह बाकी हमारे जितने भी साथी ने पढ़ानी होगी वहां पर क्लासेस होंगी, उनकी मॉक टेस्ट भी साथ साथ होंगे। ओके, इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये नीचे मैं नंबर दे दूंगा, तो यहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। उसकी 4000 हमारी फीस होगी, जो कि अभी शहजाद साहब खुद बता रहे थे कि मेरी बात हो रही थी, जिन्होंने हमारे इंग्लिश ऐसे को देखना है तो वो सिर्फ ऐसे की 5000 कह रहे थे, ठीक है। तो चलें जी, अब आ जाते हैं कि जी हाउ टू प्रिपेयर योर इंग्लिश ऐसे एंड जनरल नॉलेज। मैं वैसे ये चाह रहा था कि इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, क्योंकि नहीं, अभी बना लें। कंटेंट ईसीपी में भी काम आना है, ईसीपी के लिए भी और एसडीओ के लिए। अच्छा, अभी बना लेते हैं। उसकी रीजन पता ही क्या है? उसकी रीजन ये है कि रोज कोई और मुद्दा आ जाता है, ठीक है। हम उस मुद्दे में फिर क्या कर जाते हैं, चलें फिर बताएं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। पहले मैं बता दूं इंग्लिश जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। राइट नाउ अगर 14 तारीख को आप लोगों का जनरल नॉलेज का पेपर होता है तो जनरल नॉलेज की पेपर की अहमियत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह का लॉ का पेपर आया था तो उसमें आपके जो 10-15 नंबर का मार्जिन रह गया था, आपके कम आ रहे हैं, तो आप जनरल नॉलेज में से पूरा कर सकते हैं। आज हम बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में 24 तारीख है जी, 24 तारीख है, तो तकरीबन 20-21 डेज रह गए हैं। इन 20-21 डेज के अंदर आप लोग और कुछ भी अगर नहीं करते तो सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर्स सिर्फ जो 2019 से 2025 तक के वो कर लें, साथ में कुछ करंट अफेयर कर लें, ठीक है। इस साल के तो लाजमी तौर पर, हाँ, 1 जनवरी से ऑनवर्ड तो लाजमी करने चाहिए ना। करंट अफेयर मीन 1 जनवरी से अब तक नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी इवेंट्स हुए हैं, एक महीने में मैक्सिमम 5 से 7 इवेंट्स होंगे, तो टोटल 11 महीने अगर बनते हैं अब तक तो ज्यादा से ज्यादा 100 हो जाएंगे। वैसे इतने होंगे नहीं नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है जी। वो आप देख लें और पास पेपर्स को 1 टाइम रिवाइज करें, साथ में उसकी मॉक एक्सरसाइज कर लें, तो मेरे ख्याल में ये आप लोगों के लिए राइट नाउ, अगर आप में से किसी ने नहीं तैयारी की हुई तो उसके लिए ये काफी है। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं इंग्लिश ऐसे पर, क्योंकि 20 डेज रह गए हैं। अगर कोई सिर्फ मॉक सेशन करना चाहेगा जीके का तो उसमें मैं उनको सपोर्ट कर दूंगा। चलें, ये भी ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम किस पे कि इंग्लिश ऐसे के ऊपर। हाँ, 3 चीजें हैं सर जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ऐसे के अंदर, टॉपिक के पे आने से पहले। जो आपका इंग्लिश ऐसे है उसकी जान क्या होती है? हाँ जी, उसकी जान है कि सबसे पहले तो जो चीज आपने देखनी है कि आपने वो वाला ऐसे का टॉपिक अटेम्प्ट करना है जिस ऐसे के टॉपिक की स्टेटमेंट आपको समझ आ रही है। एक कोर और प्राइमरी चीज क्लियर है। अगर 5 टॉपिक्स हैं और 5 में से एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप क्लियर हैं कि इसमें ये पूछा जा रहा है, इसको छोड़ दें कि अभी उस पर आपके पास नॉलेज कितना है। सबसे पहली चीज तो ये है ना कि एग्जामिनर को आपने ये बताना है कि आपको इस टॉपिक की समझ भी आई है, पूछा क्या है, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक है, पहली चीज है। फिर उसके बाद आपने बेस्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन, आपने अपनी आउटलाइन बनानी है, ठीक है। आउटलाइन सर क्या होती है वो हम अपनी क्लास में, तो मैं उसकी और मिसाल देता होता हूँ, ठीक है। हमारे प्रोफेसर रजी आबदी साहब, उनके लिए जी आप दुआ मगफरत करें सर, क्योंकि पिछले हफ्ते में रिसेंटली फौत हो गए हैं। तो वो इंग्लिश ऐसे के बारे में कहा करते थे कि ये जो इंग्लिश ऐसे की जो आउटलाइन है, ये बुनियादी तौर पर वो ट्रेडिशनल 2 फैमिलीज के दरमियान इंटरेक्शन होता था रिश्ते से पहले, जो किसका, पिक्चर्स का, ठीक है, ठीक है। वहीं से वो ये अंदाजा लगाते थे कि क्या बात आगे चलानी है या नहीं चलानी, ठीक है। तो वो आउटलाइन से ही उसको समझ आ जाएगी एग्जामिनर को कि आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। ये सभी मैं यही कहना चाह रहा हूँ। बड़े समझदार हो गए हैं सर आप, आपके साथ ठीक है। तो आउटलाइन आपने बेस्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन, सही बात है, जो रिलेटेड, सही एग्जांपल दी, हाँ जी, और जो रिलेटेड है ना चीजें, आपने सिर्फ वही कर लेनी है। पहले एक रफ आउटलाइन बना लें, फिर आप उसको प्रोजेक्ट करें अपनी प्रॉपर आउटलाइन के अंदर। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज जो है ना सर, वो है इंटरव्यू, उसका अलग इंट्रोडक्शन, हाँ इंट्रोडक्शन नहीं, अभी इंट्रोडक्शन पे आ रहा हूँ। इंट्रोडक्शन जो है ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि उस पिक्चर के बाद जो मैंने अभी बताई है, फर्स्ट मुलाकात होती है, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन। उस पे वो देखा जाता है कि जी फ्यूचर का क्या पर्सपेक्टिव है। हाँ। पहले तो पिछले मतलब आउटलाइन में तो ये था ना कि अभी आगे बात चलानी भी है या नहीं चलानी, फिर उसके बाद डिसाइड करना है कि जी सलाम दुआ अल्लाह हाफिज,
हाँ, या आगे चल सकते हैं हम, दोबारा मुलाकात होगी, या दोबारा मुलाकात होगी। तो ये वो मतलब इंट्रोडक्शन है, क्लियर हो गया। ठीक है। ये तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर एग्री कर गया है ना एग्जामिनर आपके इंट्रोडक्शन से और आपकी आउटलाइन से, इट्स मीन कि आप 50% पास हो गए, इसका मतलब है कि आपके पास होने के जो ग्राफ है वो ऊपर चला गया, ओके, बात बन रही है, जबरदस्त। ठीक है। तो फिर आगे जो स्ट्रक्चरल या बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं उनमें आपकी 2-3 चीजें देखी जाती हैं। पहली चीज कि आपकी उसमें इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, ग्रामेटिकली सिंपल अल्फाज में लिखा हुआ होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, हाँ, मतलब ये नहीं है कि बहुत हाई फाई इंग्लिश लिखी हुई, नहीं, सिंपल अल्फाज में, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज उसके अंदर ये है कि आपने उसमें कोई फैक्ट या कोई रेफरेंस या आपने कोई केस स्टडी डाली है, किसी रिपोर्ट का जिक्र आपने, किसी एग्रीमेंट का, किसी कंटेंट का, किसी सबमिट का, ओके, ठीक हो गया। यहां तक आ गई समझ? ये स्ट्रक्चरल पैराग्राफ्स हैं। अब हमारे पास जो ज्यादातर लोग, आप अगर जब इम्तिहानी मरकज में देखें तो ज्यादातर लोगों ने एक नेचर का टॉपिक सिलेक्ट किया होता है। ऐसे ही है। उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि ये कंसेंसस हो जाता है कि वो वाला टॉपिक जो था वो इजी टू अंडरस्टैंड था, नॉट इजी टू राइट, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, पहला स्टेप ही यही है ना। हाँ जी। तो सो आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है, ठीक है, ठीक है सर। ये इसकी कोर हो गई। फिर उसके बाद आपने अपनी कंक्लूजन या रिकमेंडेशन जो भी देनी है, यकीनन वो आपके पास एक अच्छा, जब आप उसको पूरे के पूरे को एक पैटर्न के थ्रू लेके आएंगे। अच्छा, फिर मैं इसमें एक और चीज भी होती है, कनेक्टर्स जिससे हम कहते हैं कि फर्दर मोर, मोर ओवर, फर्स्टली, सेकंडली, कनेक्टिविटी है पैरे से अगले पैरे, अगले पैरे इन, हाँ जी, बस ये इस चीज को भी मद्देनजर रखना है। सिंपल, कूल, कंपोज रह के जो बंदा भी ऐसे लिखता है ना सर, उसके ऐसे के पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ओके, क्योंकि वो बैलेंस्ड कर रहा होता है चीजों को। वो एक स्ट्रीम पे नहीं जा रहा होता, एक्सट्रीम पे वो ना तो उस कंटेंट के बिल्कुल अपोजिट जा रहा होता है सीधा सीधा, और ना ही क्या कर रहा होता है उसके हक में जा रहा होता है, हालांकि एग्जामिनर ने कुछ और पूछा होता है। अब हम आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ 4-5 टॉपिक्स तो ऐसे ही है ना कि जो राइट नाउ पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं, ट्रेंडिंग है। एआई है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाइमेट चेंज है, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो जिस पे आप कल बात कर रहे हैं। अच्छा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना वो बहुत जरूरी है। मीन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से मुराद में हरगिज, जैसे कल मैं आपको बता रहा था, वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये वाला जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है ना जो सामने, ये तो बड़ा खतरनाक किस्म का ना, ये तो कैपिटलिज्म वाला है। कैपिटलिज्म के अंदर एक और चीज भी ऐड हो रही है कि वो कंट्रीज जिनके पास एटॉमिक पावर है उनकी कोई एग्जिस्टेंस बचेगी, बाकी किसी की नहीं बचेगी। ठीक है, ठीक है। तो आप जैसे वो एक इंग्लिश ऐसे आया था कि मॉडर्न वार्स आर नॉट होली वार्स। ठीक है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह एटीसी सारा कुछ चलता है, तो उसके बाद जो है ना वो सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद सर क्या है, ये तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम कह सकते हैं कि मॉडर्न ट्रेंडिंग में है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी रीजनल कनेक्टिविटी में आती हैं। अच्छा, ठीक है, लाइक पाकिस्तान के गवर्नेंस इश्यूज राइट नाउ, जो हमारा गवर्नेंस मॉडल है कि उसको इंप्रूव करने के लिए चीजें कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि गवर्नेंस के लैब्स हमारे पास मौजूद हैं। पॉपुलेशन है। अच्छा, उसके बाद पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है इस वक्त कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं जी, वो तो उसके अंदर आ गए ना हमारी, मतलब गवर्नेंस के अंदर आ गए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका प्रॉपर यूज नहीं है हमारे पास। यूज और प्रॉपर यूज बड़ी मुख्तलिफ चीजें हैं। इसके लिए मतलब नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास जितने भी कुदरती वसाइल हैं उनके ऊपर। अच्छा, फिर अब जैसे ही हमारे पास ये जो सीजन आया है विंटर सीजन, इस सीजन में हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। इन्फ्लेशन एक इशू है। ठीक है। अब एजुकेशन एक मोर इम्पॉर्टेंट इशू है। लाइक जैसे अभी आ रहा है कि फ्यूचर में जो एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है, मीन जो डिपार्टमेंट्स हैं या मिनिस्ट्रीज हैं, ये फेडरल को चली जाएंगी। तो एजुकेशनल जो, चाहे वो क्राइसिस हम कहें या एजुकेशनल इश्यूज, वो चाहे स्कूल एजुकेशन के हैं, अगर आप डिपार्टमेंटल रिफॉर्म्स, हाँ, जैसे चलें, ये अच्छा वर्ड है, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हमारे पास। अब इनफैक्ट तो ये गवर्नेंस की एक मतलब उसी का सब टॉपिक, हाँ, नीच हो गई ना। तो ये हो गया कि क्या कि ये उसका सब टॉपिक है कि मीन हमारे पास इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होनी चाहिए
ये पहले इस पे आया था ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, अब तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है। ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी बात है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हम्म, ये हमारे पास जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये प्लान है कि जितने भी अब वो स्कूल्स जो अभी तो राइट नाउ तो आउटसोर्सिंग हो रही है ना जिन स्कूल्स की, हाँ जी। ये मुस्तकबिल में अगर बढ़ती है तो ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होगा, इसके ऊपर भी आ सकता है। फिर चूंकि रिसेंटली पंजाब में एक बड़ा वो ब्रेक थ्रू जो हुआ है रेगुलेशन एक्ट वाला, उससे जुड़े जो मसाइल हैं, नहीं वो खैर नहीं आएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये भले पुराने टॉपिक हैं, नहीं, लेकिन ये इस पे मैं एग्री नहीं करूंगा सर आपसे। उसकी रीजन ये है कि ये एक स्पेसिफिक एक्ट है, ठीक है ये स्पेसिफिक एक्ट पे ऊपर नहीं सर, आएगा। उसका जो इम्पैक्ट है ना, कोई इम्पैक्ट society नहीं है उसका, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं होनी, सीट्स जितनी भी हैं उतनी रहेंगी ना। ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है, फिर कुछ डिजिटलाइजेशन है हमारे पास, गवर्नमेंट में बहुत सारी चीजें डिजिटलाइज होती जा रही हैं, रिवैम्प होती जा ऐसी रही है। हैं। तो इस तरह के जो 6 से 7 थीम्स जो है वो आप लोग वो क्लाइमेट चेंज है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो एजुकेशन है, वो चाहे स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, कॉलेजेस हो या गर्ल्स एजुकेशन हो, जो भी हो, इसके ऊपर आ सकता है। पॉपुलेशन, अच्छा फिर गवर्नेंस हमने बताया है आपको। हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, अब क्योंकि जो हमारी अमेंडमेंट्स हुई हैं और उसके तहत जुडिशल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स हुई हैं, इसके ऊपर आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसके सर बात कर रहे थे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बुनियादी तौर पर पैलेस्टाइन इसराइल वार जो है, इसको आप इसको भी देख लें। मतलब ये इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स हैं उसके अंदर है। फिर रशिया और यूक्रेन वार का जो जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं उसमें वो इमर्ज हो रहा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। फिर जो टेंस टाइज होती हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज के साथ, लाइक टेररिज्म है अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के या इंडिया के साथ जो है ये टेंस टाइज, या पाकिस्तान किस तरह से जो है वो नहीं कर पा रहा, क्या कहते हैं, मतलब हमारे जो नेबर्स के साथ हमारे रिलेशंस हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर जो है वो दोबारा बदकिस्मती से ये टेररिज्म जो है उसकी ये आ रही है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, इनके ऊपर ऐसे आ सकते हैं। 8 से 10 ऐसे प्रिपेयर करें, खुद लिखें। अगर किसी को नहीं चेक करवाने, नो इशू, ना करवाएं, खुद लिखें। पहला ऐसे ठीक नहीं लिखेंगे, दूसरा ऐसे ठीक नहीं लिखेंगे, तीसरा ऐसे ठीक नहीं लिखेंगे, चौथा ऐसे ठीक लिखेंगे। प्रोफेसर रजी आबदी साहब मरहूम कहा करते थे कि ये जो इंग्लिश ऐसे है, ये ऐसे ही है जैसे एक छोटा बच्चा जो है वो जो क्रॉलिंग करता है, तो हम उसे बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि 2 बंदे मिलके उसे चलाने की कोशिश करते हैं, फिर एक बंदा उसे चलाने की कोशिश करता है, फिर एक बंदा दूर बैठ के उसे कहता है कि जी आए, वो बच्चा चलने की कोशिश करता है, इनकरेज करते हैं। फिर हम उसको चारपाई या बेड के साथ खड़ा करते हैं और वो चलना शुरू कर देता है। वो कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो चलना शुरू कर देता है, फिर वो गिरता है, उसे चोट लगती है, कुछ भी होती है, फिर वो बैठता नहीं है। ठीक है, तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, आप जब करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आप लोगों को फायदा होगा। लिखें लिखें और लिखें। और मुझे याद है कि हमने इसी टॉपिक पर ऐसे राइटिंग के हवाले से कोई साल 1.5 साल पहले पिछले ऑफिस में हमने बनाई थी वीडियो, उसमें आपने ये कहा था कि अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो आपको डेली 1 पेज लिखना चाहिए। आपकी ये प्रैक्टिस शुरू हो गई, आप 1 पेज से 2 पेज पे, 2 से 4 पे, ऐसा ऐसा आप जो रिक्वायर्ड पेजेस है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो तादाद है, उस पर आप बहुत आसानी के साथ और बड़ी अच्छी तरह से आप ग्रिप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ना सर, ये जो SDO की सीट है, अब क्योंकि मेरा मुर्गा स्टेक पे लगा हुआ है, ऐसी है, ठीक है, ऐसी, तो जब भी SDO का मैं नाम लेता हूँ तो मेरा इसीलिए आप घर में SDO की वीडियो नहीं बना रहे। तो आपको पता है वो निजाम ब्लॉक इकबाल टाउन का मतलब हर दिल अजीज मुर्गा है, ऐसे ही, ठीक है। तो अब मेरा मुर्गा स्टेक पे लगा हुआ है, तो मैं ये कहूंगा आप में से हर बंदे को, देखें जी SDO की जो जॉब है, यकीन करें कि ये आप लोगों के कैरियर के अंदर बहुत बड़ी शिफ्ट लेके आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है सर, जो 101 लोग सिलेक्ट होंगे ना, वो लाइक AC होंगे। अब इससे ज्यादा आप क्या हो सकता है? इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा देखें सर, अपार्ट फ्रॉम दिस के गाड़ी, प्रोटोकॉल, तनख्वाह, ये है ही है। हाँ जी। उसके साथ साथ जो आपकी सोशल एक्सेप्टेंस, सोशल सर्विस, सोशल आपकी जो कनेक्टिविटी, सोशल इंटरेक्शन जो आपका इंक्रीज होता है, जिसे हम दूसरी जुबान में कहते हैं सोशल कैपिटल,
ये बहुत बड़ी नेमत होती है। ये प्योरली एक सिविल जॉब है, लेकिन इख्तियारात फुल हैं इसके पास, ऐसी। और फ्यूचर में इसका दायरा कार मजीद बढ़ेगा। हम्म, तो एक एसडीईओ, ठीक है, अपनी फील्ड के अंदर क्या होगा, लाइक एसी होगा, हाँ जी, ठीक है, और उसके पास एक ह्यूज अम्ब्रेला है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही होगी, किस टर्म में, लेजिस्लेशन की सूरत में। ऐसी। हाँ उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, हाँ जी, ठीक है। बाकी सर वो हट्टो बच्चों तो है ही है ना, एक पूरी फौज है आपके पास, ठीक है। आप जहां पर जाएंगे तो बिल्कुल वो ऐसी। आपके साथ होंगे, बिल्कुल ऐसी। वेपनाइज भी होते हैं वो। और ये मुमकिन है कि जितनी ये चार्मिंग सीट है, जितना ये इसका प्रोटोकॉल है, कल को इसको जिस तरह तहसीलदार पीएमएस में आ जाते हैं, कल को हो सकता है ये प्रोसेस भी हो जाए। वैसे ये बड़ी अच्छी बात की है आपने, मैं आपकी बात को इंडोर्स इसलिए करूंगा कि चलें, राइट नाउ तो ये एक अथॉरिटी है ना, लेकिन ये अथॉरिटी किसकी है, एसएनजीएडी की, हाँ जी। एसएनजीएडी की है ना। और ये सारे लोग पीएमएस या वो सारे अच्छा, SNG पहली बात। दूसरी बात ये है कि फ्यूचर में हम तो चलो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, हो हाँ। सकता है ऐसे हो, हाँ जी। लेकिन इसी अथॉरिटी के अंदर भी अगर कोई बंदा रहेगा, प्रमोशन का उसको इशू नहीं है। 16 से जो 17 की एसडीईओ की सीट्स हैं, 100% बाई प्रमोशन है, 100%। सही। इससे ज्यादा और किस तरह से कोई आपको प्रोटेक्ट करे। अभी तो पीएमएस लोगों ने फेल किया है ना, हाँ, 17 वो वाले सारे हैं। आहिस्ता तो जब आहिस्ता आप लोग प्रमोट होंगे तो ऑटोमेटिक वो लोग अपनी लोकेशन में वापस चले सारे जाएंगे। चले जाएंगे, उनको तो पोजीशन या पोस्टिंग का इशू नहीं होता ना। अब 100% सीट्स बाय प्रमोशन फिल होना, इससे ज्यादा आपको किस तरह से बाय प्रमोशन प्रोटेक्ट किया जाए। सही बात है। फिर तनख्वाह तकरीबन 1,56,55,000 रुपए, रेगुलर सीट है फिर डे फर्स्ट से रेगुलर सीट। ऐसे। तो ये एक बहुत अच्छी सीट है, तो प्लीज आप लोग इसको सीरियस लें। आप जितना इसको चार्मिंग करते हैं ना, मुझे लगता है आपने मुर्गा छोटी चीज लगाई है। नहीं तो फिर मैं वो उधर दाजल से एक बकरा लेके आऊं। सर, जब हम सीट को इतना ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर उसके सामने। सर आज मुर्गा दे रहे हैं ना, हाँ, ठीक है, हो सकता है कल बकरा भी दे दें, जबरदस्त। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप। हाँ, हो सकता है आखिर पे जब हम पहुंचे तो एक ऊंट भी आ जाए, जबरदस्त। ठीक है। जबरदस्त। अब ये है बुनियादी तौर पर किस लिए सर, ये है कि चलो ये थोड़ा सा इनकरेज हो जाते हैं, अदरवाइज ये सारे माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे हैं। ऐसे ही। देखें जी, राइट नाउ आप लोगों के लिए यही इंफॉर्मेशन है कि 14 दिसंबर को इस पेपर के होने के तकरीबन 90% चांसेस हैं, और इस प्रपोजल के ऊपर काम बाकायदा जारी हो चुका है। तो अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को बेहतर सीट के लिए, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी जो आपके हाथ में है उसको प्लीज़ जो है वो यूटिलाइज करें। कहते हैं कि एक चिड़िया जो आपके हाथ में है वो उन 2 चिड़ियों से बेहतर है जो तार पे बैठी हुई है, ठीक है। तो अभी आने वाली जो 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पे नज़र मत रखें, एक वो अपॉर्चुनिटी जो आपके हाथ में है आप उस पर फोकस करें, तो मेरे ख्याल में आप कामयाब हो जाएंगे। आप में से वो लोग जो हमारे चैनल्स पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आखिर में याद आता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया।